हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए सब्जेक्ट के ऊपर जो कि सेमेस्टर 2 का है। वो है अपना फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। फ्रेंड्स, इसमें ऑल ओवर हम ये जानेंगे कि कैसे हम फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनके हम जितने भी इक्विपमेंट्स है या फिर जो भी वो एडिशनल नॉलेज चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली जैसा भी चाहते हैं, वो एजेंट उनको प्रोवाइड कर सके। तो एक्सटेंशन एजुकेशन फ्रेंड्स हमें वो जानकारी प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम यही पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहला यूनिट में आता है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि एजुकेशन क्या होता है, उसका मीनिंग डिफिनेशन, ओके, उसके टाइप्स बताने वाला हूँ। एक्सटेंशन एजुकेशन के फ्रेंड्स मीनिंग डिफिनेशन ये दोनों एक ही में मैंने बता दिया है, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। डिफिनेशन में आपको मीनिंग भी मैं समझा दूंगा। फ्रेंड्स, इसमें आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको स्कोप क्या है, इसके प्रोसेसेस क्या है, आगे फिर मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन के। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बहुत कम है लेकिन प्रिंसिपल्स जो है वो टोटली 12 से 13 टोटल आपके प्रिंसिपल्स है जो आपको याद रखना है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आते ही हैं आपके, वो चाहे आपके मिड टर्म हो या फिर फाइनल एक्सटर्नल एग्जाम्स हो, उसमें पूछा जाता है। कंपिटेटिव में भी पूछा गया है कई कई बार। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म जो है फ्रेंड्स वो है एडुकेशन। एडुकेशन, उसका मीनिंग मैं समझा दूँ फ्रेंड्स। पढ़ाई तो आप जानती हैं, एडुकेशन का मतलब क्या होता है। थोड़ा रूबरू हो जाए इस टर्म से और अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे इस टर्म को। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है कि मोरल वैल्यू, पॉजिटिव थिंकिंग, एटीट्यूड ऑफ हेल्पिंग, एटीट्यूड ऑफ गिविंग टू सोसाइटी, एथिकल वैल्यूज। ये सारे जो टर्म है, ये सारे जो वर्ड हैं, आपको इसके बारे में मतलब पता होगा, नहीं पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत स्मॉल स्मॉल टर्म आपको पता ही होंगे। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ना फ्रेंड्स, छोटे छोटे, ये आपको पढ़ाए जाते हैं किसमें, एजुकेशन में। एजुकेशन में आपको बताया जाता है कि क्या मोरल वैल्यूज होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए हमें, किसी भी इंसान का मदद करने का एटीट्यूड होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर। एटीट्यूड इसके रिगार्डिंग भी होना चाहिए कि हम क्या सोसाइटी को दे रहे हैं, ठीक है। और एथिकल वैल्यूज यानी कि मोरल वैल्यूज के रिलेटेड होता है। तो वो सब क्या है, तो ये सारे जो हैं काइंड्स ऑफ आप बोल सकते हो मोरल्स या फिर इंफॉर्मेशन जो कि हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी सोसाइटी में चेंज ला सके, किसी भी सोसाइटी में चेंज ला सके। ओके, तो चलिए फिर आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो मैंने मीनिंग बताया, अब मैं डिफिनीशन पे आता हूँ। डिफिनीशन बस अगर आपने मीनिंग समझ गया है, समझ लिया है, तो डिफिनीशन आप अच्छी तरह समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, डिफिनीशन पे आते हैं। द एक्ट या प्रोसेस आप जो कह लो ऑफ इम्पैक्टिंग और एक्योरिंग जनरल नॉलेज, डेवलपिंग द पावर्स ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, एंड generally of preparing oneself or other intellectual for mature life। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स देखिए, इसमें बताया है ना आपको कि एक ऐसा प्रोसेस या एक्ट जो आप बोल लो वो है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपका जनरल नॉलेज होता है, जीके जो होता है, उसको हम एक्वायर करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपने जो पावर्स हैं किसके रिगार्डिंग, किसी भी सवाल के रिगार्डिंग रीजनिंग हो या फिर किसी भी सवाल के या फिर प्रॉब्लम्स को जज करना हो, उससे रिलेटेड जीके जनरल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। ये हमें एडुकेशन सिखाता है, बताता है, ठीक है। साथ ही ये फ्रेंड्स प्रिपेयर भी करता है हम लोग खुद को, वन सेल्फ यानी खुद को या दूसरों को, इंटेलेक्चुअली यानी कि किसी एग्जाम्पल से या फिर किसी के जरिए, ताकि आप जो म्यूचुअल डिसीजंस है लाइफ में, मैच्योर डिसीजन जो क्या कहो आप, उसको आप ले सको, ठीक है, जज कर सको। तो डिफिनेशन यही बताता है आपको। तो छोटा सा है, आप याद कर सकते हो। ओके, आते हैं फ्रेंड्स टाइप ऑफ एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स देखिए, टाइप ऑफ एजुकेशन बहुत सिंपल है। ये 3 तरह के होते हैं। पहले होता है फॉर्मल, सेकंड होता है नॉन फॉर्मल, और फिर आखिरी होता है फ्रेंड इनफॉर्मल। आप अपने हिसाब से इसको याद करने के लिए ऊपर नीचे कर सकते हो, इट्स अपॉन यू। मैं डिफिनेशन बता देता हूँ फ्रेंड्स। मैं यहाँ लाइन नहीं पढ़ने वाला, मैं पहले समझा देता हूँ इसको होता क्या है। फ्रेंड्स देखिए, फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है आपका कि जो चीज़ हम स्कूल में सीखते हैं, जो भी चीज़ आपका ABCD से लेके मैथमेटिक का एल्जेब्रा तक, 11 12 तक आप जो भी सीखते हो, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड आते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, नॉन फॉर्मल एजुकेशन उनको कहते हैं अब जो आपके स्कूल में नहीं होते हैं, उसको नॉन फॉर्मल कहते हैं। यानी कि अब देखिए, एग्जाम्पल में मैं लेना चाहूँगा, जैसे आप कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशंस का
प्रिपरेशन करते हो, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस समय जो आप कम्पिटिटिव तैयारी जो करते हो उसको आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन कह सकते हो, क्योंकि आप उसमें स्कूल का आप हिस्से नहीं हो, उसमें आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो। अब वो अलग बात है, आप ट्यूशन ले रहे हो या फिर खुद से सेल्फ पढ़ाई कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन स्कूल से हट के होता है। स्कूल से आपको नहीं सीखना है, यहाँ पे जो अभी आपने सीखा है उसके बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन देना है, कम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम। तो इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर लाया जाता है। ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स फॉर्मल एजुकेशन में। फ्रेंड्स फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है आपका, सॉरी इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है आपका, कि जो आप पेरेंट्स से सीखते हो, हाँ ये वो एजुकेशन होता है फ्रेंड जो हम पेरेंट्स से सीखते हैं, जैसे बाइसिकल चलाना, संस्कार और कुछ गुड हैबिट्स आप ले सकते हो, जो कि हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। समझ में आ गया? मैंने यहाँ के डिफिनीशन में वही लिखा हुआ है, ठीक है, आप प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, वरना मैं आपको एक बार लाइन बस एक बार डिक्टेट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ आसानी हो समझने सुनने में। फ्रेंड्स पहला, टेकिंग प्लेस इन द परमिसेस ऑफ द स्कूल। जैसे मैंने बताया कि फॉर्मल एजुकेशन क्या था, जो हम स्कूल में सीखते हैं। ओके, when a person may learn basic academic और ट्रेडिशनल स्किल, ट्रेड स्किल। तो फ्रेंड जो हाल ही फिलहाल में हो रहे हैं या फिर जो होने वाले हैं या फिर जो हमारे आगे काम आ सकते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज जो हम स्कूल में सीखते हैं उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम एडल्ट बेसिक एजुकेशन आ जाता है, क्योंकि इसमें जो भी आप प्रिपरेशन करते हो वो ट्वेल्थ के बाद करते हो अपनी। अब आप बोल लो कॉलेज के लिए कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कर रहे हो, इट्स अपॉन यू, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स, कम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम्स जो होते हैं उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। ओके, और फ्रेंड इसलिए इसको कहा गया है एडल्ट बेसिक एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स, इसमें एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्कूल इक्विवेलेंट प्रिपरेशन होता है, मतलब कि स्कूल से हट के प्रिपरेशन होता है। इक्विवेलेंसी मतलब होता है हट के, ओके, कुछ अलग उससे करना। स्कूल से हट के प्रिपरेशन जो होता है उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्कूल में ना होना, समवन स्कूल में नॉट इन स्कूल, ओके, और लिटरेसी या फिर बेसिक नॉलेज या फिर जॉब के लिए आप जो जैसे तुम बताया कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर अपने कॉलेजेस के लिए जो आप कम्पिटिटिव बेस एग्जाम्स देते हो वही होता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, नीचे में मैंने वही बताया हुआ है। ओके, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताता हूँ इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में। तो फ्रेंड जैसे मैंने बताया था कि ये जो हम लोग बचपन में सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, पेरेंट टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू प्रिपेयर अ मील और राइड अ बाइसाइकिल। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, बचपन में जो हम छोटी मोटी काम सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर लाते हैं। ओके, ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स है, अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा हार्ड है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप खुद से इसको एक्सप्लेन डिफिनेशन बना सकते हो, इट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि ऑल दो आपको एग्जामिनेशन में लिखना है और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है इस डिफिनेशन में। ओके, आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अपना एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। अभी मैंने एजुकेशन के बारे में बताया कि एजुकेशन क्या होता है, अब मैं बताने वाला एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है। तो पहले मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि जेपी लिगन्स जो कि यूएसए के हैं और डॉक्टर के एन सिंह जो कि इंडिया के हैं, तो फ्रेंड्स ये दोनों को फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है। यूएसए में जेपी लेगिन को कहा जाता है और इंडिया में डॉक्टर के एन सिंह को कहा जाता है, ठीक है, एक्सटेंशन के फादर। ओके, फादर ऑफ एक्सटेंशन, इस बात को ध्यान रखें, पॉइंट आउट रखें। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स ये कि एक्सटेंशन जो टर्म है ना उसको लैटिन वर्ड से डिराइव किया है, लैटिन रूट से डिराइव किया गया है, ठीक है, जिसमें एक्स जो होता है ना, ई एक्स, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आउट, और टेंशन मतलब होता है स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग। ओके, और अगर आप पूरा करोगे तो इसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग आउट, किसी ऐसा खूबी को बाहर निकालना जो आपके अंदर छिपा हुआ हो, ठीक है, इसका इनडायरेक्टली मतलब यही होता है। ओके, आते हैं फ्रेंड्स डिफिनीशन पे। ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा डिफिनीशन है, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको अपने लैंग्वेज में। ओके, इस बात का ध्यान रखें, हो सकता है वर्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो समझाने की वजह से, क्योंकि मैं अपने वर्ड में समझाऊंगा, डिफिनेशन से नहीं समझाने वाला हूँ मैं, बस इसको रीड कर देता हूँ। एक्सटेंशन एजुकेशन फ्रेंड्स एक साइंस है, ठीक है, जो कि आपको डील करता है नॉलेज डिज़ाइन करने में, कैसे डिज़ाइन करने में, उसको क्रिएट करने में या उसको ट्रांसमिट करने में, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या एप्लीकेशन को, ठीक है, उस नॉलेज को, ताकि ताकि कुछ चेंजेस आ सके प्लान में,
जो कि इंसानों में होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पीपल में जो बिहेवियर देखे जाते हैं उसमें कुछ चेंजेस आ सकें, इसलिए इसको लाना ज़रूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, with a view to help them live better by learning the ways of improving their vocation, enterprises and institution. देखिए फ्रेंड, सिंपली इसमें ये बताया है ना कि आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन है आपके बिहेवियर को ऑल्दो शो करता है, लेकिन आपको ये भी बताता है कि कैसे प्रॉपर प्लानिंग से, साथ ही साथ आपके प्रॉपर नॉलेज से, वो आपका ट्रांसमिशन यानी कि जानकारी देने का नॉलेज हो या फिर क्रिएशन, आपकी इमेजिनेशन हो, आप पे डिपेंड करता है टोटली, उससे आपका ये एक्सटेंशन एजुकेशन या आप ये कह सकते हो आपका बिहेवियर शो होता है। ओके, अब आप किसी इंसान से मिलते हो तो सीधी सी बात है कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो उससे, क्या आपके ट्रांसमिशन का वे है, कैसे आप उससे बिहेव कर रहे हो, ये सब मैटर करता है किसी भी एक फार्मर या फिर किसी भी एक एजेंट से बात करने में, ठीक है, स्पेशली। तो फ्रेंड्स, अगर आप फार्मर से बात कर रहे हो, अगर आप उसको सही तरह समझा नहीं पा रहे हो तो ये बहुत गलत है, ठीक है। और एक्सटेंशन एजुकेशन हमें यही सिखाता है। तो ऑल दो फ्रेंड्स, इस डिफिनेशन में यही लिखा हुआ है, ओके, इस डिफिनेशन में यही लिखा हुआ है, मैंने इतना ही बताया। अगर आपको फिर भी डिफिनेशन समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो को बहुत ही इजी गोइंग बनाऊं आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अपना आगे टॉपिक है फ्रेंड्स स्कोप किसका, एक्सटेंशन एजुकेशन का। तो फ्रेंड्स, इसके टोटल 5 स्कोप है। तो पहला स्कोप पे आते हैं फ्रेंड्स। पहला स्कोप यह बताता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन डील करता है किससे, प्रॉब्लम्स के। किसके प्रॉब्लम से, जो कि डेवलपिंग प्रोग्राम्स में अड़चन डालते हैं। अब देखिए, कोई भी विकास का अगर कार्य करने जा रहे हैं, आप कर रहे हैं या सरकार कर रही है, तो उसमें रोड़े डालने वाले या फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो उनसे डील करना हमें एक्सटेंशन एजुकेशन सिखाता है। उसका पहला स्कोप यही है। अब आते हैं फ्रेंड्स सेकंड पे। फ्रेंड्स, ये हमें ये भी बताता है, मतलब सिखाता है कि इंसान को कैसे कोई भी काम करना चाहिए, हाउ टू डू समथिंग एंड टू वर्क, कैसे करना चाहिए और कैसे उस काम को आउटवेज किस तरह रास्ते पे लाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जो भी फेल्ट नीड्स हैं, यानी कि जो आप ये आपकी ज़रूरतें हैं, वो आपको सेटिस्फाई कर सके। मतलब इसी तरह से आप जो काम करना चाह रहे हो या आप जो प्रोसेस से काम कर रहे हो वो आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, नो मैटर आप किस तरह कर रहे हो, लेकिन वो आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्सटेंशन एजुकेशन ये हमें सिखाता है। पहला सेकंड पॉइंट आपका पता चल गया। बात है थर्ड पॉइंट पे। ये हमें ये भी बताता है फ्रेंड्स कि कैसे इंसान को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू डेवलपमेंट पीपल्स जो होते हैं। अब आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एजेंट्स या फिर फार्मर्स होते हैं या फिर इंसान होते हैं जो कि अपने सॉल्विंग प्रॉब्लम कैपेसिटी से या फिर आप कह सकते हो कि कैपेबिलिटी से वो इंसान को मोहित कर देते हैं, यानी कि उनका मन जीत लेते हैं, उनको इंप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से फार्मर या फिर कोई भी इंसान अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ, उनसे सलाह मशवरा करना चाहता है। तो सेकंड पॉइंट ये बताता है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन हमें ये भी सिखाता है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, वो ये है कि ये एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करता है। सही बात है, हमें ये बताता है कि कैसे किसी इंसान से बिहेव करना चाहिए, वेलबींग कैसे रहना चाहिए, ऑल दो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, वो ये है कि यूथ डेवलपमेंट एंड लीडरशिप अमॉन्ग यूथ को ये डेवलप करता है। यानी कि हमारे लीडरशिप तो आप जानते हैं, ठीक है, नेता लोग जो करते हैं उसको लीडरशिप भी कहते हैं, ओके, वो अलग ढंग से करते हैं, अनएजुकेटेड लोग अलग ढंग से करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक्सटेंशन हमें ये डेवलप करता है, ये क्वालिटी डेवलप करता है, ठीक है। इसका स्कोप के अंडर ये आते हैं फ्रेंड प्रोसेसेस में, ठीक है। प्रोसेस में आते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रोसेस मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है किसी भी फार्मर के रिगार्डिंग, तो कैसे आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ओके, पहला स्टेप है फ्रेंड्स आपका सिचुएशन एनालिसिस। सीधी सी बात है, जो भी फार्मर के पास आप गए हैं उनको आप जानिए, परखिए, बातचीत से आप जानिए या फिर उनके हाव भाव से पहचानिए, वो आपके ऊपर है। सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, आप ये जानकारी हासिल कीजिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है या किसकी वजह से वो दुखी है, ठीक है। सिचुएशन एनालिसिस हो गया। सेकेंड है फ्रेंड्स आपका फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव में मतलब देखिए, फॉर्मुलेशन मतलब होता है द एक्शन ऑफ क्रिएटिंग और प्रिपेयरिंग समथिंग, मतलब कुछ ऐसा करना या कुछ बनाना, ठीक है, कुछ बनाना, उसको फॉर्मुलेशन कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव बनाइए, मतलब एक प्लान बनाइए, ठीक है, अपने इस प्रॉब्लम जो भी आपने एनालाइज की। देखिए, आप जब भी सुबह उठते हैं तो उससे एक रात पहले अगर आप प्रॉपर रूटीन बनाएंगे कि कल मैं क्या क्या करूँगा एग्जैक्टली exactly, और उसका अगर आप 70 से 60% भी उस रूटीन को अगर फॉलो कर पाते हैं नेक्स्ट डे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ना, ठीक है। और अगले दिन आप उसी रात जिस दिन आपने ये एग्जीक्यूट किया इस रूटीन को, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, मेरा क्या प्रोसेस है सोने का, उठने का, खाने पीने का, पढ़ने का, क्या समय, आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब रूटीन बनाओगे तो वो आप पे ज़्यादा 100% आपको सूट करेगा। क्यों? क्योंकि पहले आपने जब 1 2 रात पहले जब रूटीन बनाए थे तो एनालिसिस करने के लिए बनाया था, लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस करने के बाद जब आपने रूटीन बनाया तो 100% श्योर हुआ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि सेकंड पॉइंट में कि आप एक प्लान बनाइए, एक प्रॉपर प्रोसेस लेके जाइए, एक लीगल तरीके से। ओके, सेकंड पॉइंट यही कहना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, वो ये है डिसाइडिंग द कंटेंट एंड टीचिंग मेथड। अब आपने प्लान बना लिया तो आप अब देखिए, सीधी सी बात है, मैं बताता हूँ। जब भी कोई टीचर पढ़ाने जाता है तो वो पहले प्लान करता है पूरा डे का रूटीन, ठीक है। अब डे का रूटीन जब वो प्लान करता है कि मुझे किस क्लास में कितने घंटे देने हैं, कितने बजे मेरा ब्रेकफास्ट होगा, वगैरह वगैरह सब चीज़ रूटीन। अब उस रूटीन में से एक पर्टिकुलर क्लास में मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो चीज़ भी डिसाइड करना पड़ता है। और थर्ड पॉइंट आपको यही बताता है, ठीक है। मैं टीचर का लेके एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन होगा फार्मर के साथ यही। फार्मर को पहले उसका सिचुएशन एनालाइज किया गया कि उसका क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, एक दिन पहले पूरा उसको ऑब्जर्व किया गया। सेकंड में फिर हमने ऑब्जेक्टिव बनाए, मतलब कि पूरा प्लान उसको दिखाया कि हाँ, आपको ये दिन भर में करना चाहिए, आपको ऐसे ऐसे काम करने चाहिए, आपका टाइम बचेगा, इसमें आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते हो, इसमें आपका ज़्यादा फायदा है, वगैरह वगैरह। आपने एक प्लान बनाया। थर्ड पॉइंट, आपने उसको सिखाया कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। आपने कहाँ कैसे, ऐसे मान लीजिए कोई फार्मर को कोई प्रोसेस नहीं आता है, थ्रेसिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, प्रॉपरली उसको नहीं पता है, मशीन उसको यूज़ करना नहीं आता है, तो आप सिखाइए उसको। तो वो आपका आ जाएगा टीचिंग मेथड में। ओके, अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स, वो है आपका आउटकम इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट एनालिसिस। अब सीधी सी बात है, आपने जो उसको पढ़ाया, ठीक। अब देखिए, आप अगर टीचर हो और आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, तो आपका कार्य कब सफल होगा? जब उसका रिजल्ट आएगा। और जब आप उसका रिजल्ट आएगा ना, तो एक्चुअली उसका रिजल्ट नहीं आता, वो आपका रिजल्ट आता है। आपने मेहनत जो की है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पे, उसका रिजल्ट आता है। तो जब रिजल्ट आता है, यानी कि जब आउटकम आता है उस पर्टिकुलर इवोल्यूशन का, यानी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, तो आपको ये पता चलता है कि आपने जो एनालिसिस किया था, स्टार्टिंग में जो एनालिसिस किया था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, ये पूरा आपको फोर्थ स्टेप में पता चलता है। ओके, फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि आपने जो भी प्रोसेस की वो अच्छा हो या बुरा, उसका फीडबैक बनाइए। यानी कि उसका आप क्या कह सकते हो, फार्मर से फीडबैक लीजिए कि क्या आप मेरे द्वारा जो किया हुआ प्रोसेस है वो सही है कि गलत है, वो बताएगा आपको। अगर सही हो तो अच्छी बात है, बेनिफिट में हो, आप नहीं है तो लॉस में हो, और क्यों लॉस में हो ये पता करो और उसका कलेक्टिव एक्शन लो। तो ये टोटल स्टेप्स हैं फ्रेंड, जो 5 तरह के हैं, ठीक है। ऑल दो मैंने अच्छी तरह समझाया है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको पता ही है कहाँ करना है। तो फ्रेंड्स आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स टोटल आपके हैं कुछ ज़्यादा ही हैं, ठीक है। आप प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, इसको मैंने काउंट नहीं किया है। फ्रेंड्स पहले ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। वो ये पहला ऑब्जेक्टिव आपको एक्सटेंशन एडुकेशन का ये बताता है, ये एम करता है कि इसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, मतलब इसका काम है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है फ्रेंड्स कि एनालाइज करता है कि अभी का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और ठीक है, और फ्यूचर का क्या सिचुएशन हो सकता है अभी का प्रॉब्लम से, ठीक है, ये एक्सपेक्ट करना, ठीक है। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है फ्रेंड्स कि हमें अवेयर करना है जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। देखिए, अब जो भी सलाह मशवरा किया या फिर जो भी आपको जानकारी हासिल हुई एक पर्टिकुलर एनालिसिस से, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टडी से, उसका प्रॉब्लम से अवेयर होना है, ठीक है। अवेयर मतलब कि जानकार बनना है। ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है एक्सटेंशन एजुकेशन का। फ्रेंड्स आते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव पे, वो ये है कि आपकी जो भी नॉलेज है,
डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, लोगों से मिलना है, जो उनसे जानकारी हासिल करनी है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। ओके, और फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं आपके insight into problems and help structure their existing knowledge। और साथ ही साथ आपको नॉलेज तो इंक्रीज करना ही है, फोर्थ पॉइंट जिसने बताया, नॉलेज तो इंक्रीज करना है, साथ ही साथ आपको ये भी पता करना है कि जो आपका नॉलेज अभी का है क्या वो अभी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी है, हाँ या ना। तो ये भी हमें एक्सटेंशन एजुकेशन बताता है। ओके, आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, वो ये है कि फ्रेंड्स ये हमारे आपस में फार्मर्स हो या एजेंट के बीचों बीच ये लीडरशिप डेवलप करता है। लीडरशिप क्या होता है, ये टर्म तो आप जानते ही हो। इसको डेवलप करता है ओके खुद में देमसेल्फ, वो एजेंट के अलोंग हो या फिर किसी फार्मर के ग्रुप ऑफ विलेजेस के अमोंग है, वो उसके ऊपर है, उस पर्टिकुलर पीपल के ऊपर है कि वो किस कैसे देख रहे हैं उसको। ओके, या किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है इस एक्सटेंशन का, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी पे, जो ये है कि टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट द फीडबैक इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जब भी आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, पूरी तरह से, तो आप फिक फीडबैक जरूर बनाइए, ठीक है। वो आप खुद से लिखने से अच्छा है कि आप दूसरों से मांगे। देखिए, ये हमें अपनी रियल लाइफ में भी करना चाहिए। होता क्या है कि आप जब भी पढ़ाई करो तो 1 घंटा पढ़ाई करो या 2 घंटा पढ़ाई करो, ठीक है। अगर अपने फ्रेंड के साथ कर रहे हो तो पढ़ने के बाद आपको उससे फीडबैक लेना है कि आप क्या सीखे, ठीक है। अब या तो आप वो आपसे काउंटर क्वेश्चन की पूछे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा कितना पढ़ा है, ठीक है। फीडबैक ऑल अबाउट फीडबैक का मतलब होता है कि खुद के बारे में जानना कि आपने जो किया है क्या वो सही है और या गलत है। सही है तो कैसे सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, उसको सुधारना, ठीक है। फीडबैक हमें यही सिखाता है। ओके, आते हैं फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स पे। जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल बहुत लंबे हैं। देखिए मैं पहले ही बता दूं फ्रेंड्स इसमें कि मैं टोटल के जो प्रिंसिपल्स हैं यानी कि 12 प्रिंसिपल्स, उसको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा हूँ। जैसे प्रिंसिपल ऑफ नीड, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कल्चर डिफरेंस, जैसे मैं बताया। इसके मैंने पूरी डिफिनीशन नहीं लिखा है, मैं बता दूंगा। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप एक मेरे बातों पे बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं टर्म के हिसाब से समझाऊंगा। ये जितने भी प्रिंसिपल्स है वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, नहीं तो जो पेज है ना आपका बहुत ज़्यादा इलाबोरेट हो जाता, लेंथी हो जाता, इसलिए मैंने ज़्यादा बढ़ाया नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल है फ्रेंड्स आपके प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ नीड और इंटरेस्ट ये बताता है कि जो भी एजेंट है या आप खुद, वो आप पहले प्रायोरिटी दिए खुद को या उस पर्टिकुलर एजेंट को या फार्मर को, ठीक है। और उसका जो प्रॉब्लम्स है, साथ ही साथ लोकल पीपल्स के जो प्रॉब्लम्स है, उसको प्रायोरिटी दीजिए, ये कहना चाह रहा है नीड एंड इंटरेस्ट। मतलब कि जो भी लोकल पीपल के पास आप गए हो उसके प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी दो, ठीक है, फर्स्ट पे रखो। वो जो भी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं या कह रहे हैं, उसको आप ज्यादा ध्यान से सुनो और कहो, बाकी आप इधर उधर ध्यान दो, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ आप उनकी प्रॉब्लम्स को इंटरेस्ट लेके सुनो और साथ ही सॉल्व करने का कोशिश करो। यही प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट बताता है। सेकंड आता है फ्रेंड्स आपका प्रिंसिपल ऑफ कल्चर डिफरेंस। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कल्चर डिफरेंस ये बताता है ना फ्रेंड्स कि एक्सटेंशन एजेंट्स जो होते हैं ना, या फार्मर्स आप बोल लो, उनके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब वो कलर को लेके हो सकता है, लैंग्वेज को लेके हो सकता है, नॉलेज को लेके हो सकता है, किसी के को लेके भी हो सकता है। और ये सिर्फ एजेंट या फिर फार्मर के बीच में नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स के बीच में हो सकता है। और वो हैबिट यानी कि रहन सहन के वजह से हो सकता है, उसका वैल्यू की वजह से हो सकता है, उसका एटीट्यूड की वजह से हो सकता है, या फिर वो ज़िंदगी कैसे जीता है उसकी वजह से हो सकता है। तो कल्चर डिफरेंस हमें यही बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ कल्चर डिफरेंस में ये बताता है कि जो लोगों के बीच में धर्मदार यानी कि डिफरेंसेस आते हैं ना, वो उनके हैबिट या रहन सहन आप बोल दो, या उनके वे ऑफ लाइफ, कैसे वो लाइफ को जीते हैं, या उनके एटीट्यूड या वैल्यूज़। और ये किसी के बीच में भी आ सकते हैं, एजेंट फार्मर के बीच में, ग्रुप ऑफ फार्मर्स के बीच में, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बीच में, ठीक है। तो कल्चर डिफरेंस हमें ये बताता है। आते हैं फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट पे, जो ये है प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये टर्म आपको थोड़ा अलग लगेगा, मैं इसको सोच समझा दूँ। फ्रेंड्स इसमें बताया गया है ना कि जो भी एजेंट होगा, एक्सटेंशन एजेंट होगा, या आप खुद होगे या फार्मर होगा, कोई भी हो जो एडुकेटेड है एक्सटेंशन एजुकेशन से, फ्रेंड्स वो अटेंशन पे करना चाहिए, उसको अटेंशन पे करना चाहिए किसको,
कोई भी प्लानिंग एक्सटेंशन प्रोग्राम को, ठीक है। मतलब कि देखिए, जो भी फार्मर प्लान बना रहा है या फिर एजेंट प्लान बना रहा है, उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है जो एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स में बनाया जा रहा है, ज़्यादा अटेंड करना, ज़्यादा इंटरेस्ट देना है, ठीक है। और ये पहला वाला प्रिंसिपल से अलग है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप प्लानिंग कर रहे हो, उसमें सिर्फ आप ध्यान दे रहे हो लोगों के बातों पे, लेकिन यहाँ पे आप प्लानिंग दे रहे हो, मतलब जो भी आप प्रोग्राम या फिर प्लानिंग करने वाले हो एक्सटेंशन से रिलेटेड, ताकि उसके फार्मर का हेल्प हो सके, उसको ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, आते हैं फ्रेंड्स आपके फोर्थ प्रिंसिपल पे, जो है आपका इंडिजिनियस नॉलेज। नाम से पता चल रहा है आपका इंडिजिनियस नॉलेज। इंडिजिनियस मतलब पुराना और नॉलेज मतलब ज्ञान। तो फ्रेंड्स देखिए, पुराने ज़माने से जो भी हमें ज्ञान मिलते आ रहा है उसको शेयर करना, अब वो आपके फार्मर्स हो, वो आपके एजेंट हो, या फिर वो आपका क्या ये हो, आप कह सकते हो फ्रेंड्स हो, ठीक है, आप जो कह लो, या सोसाइटी हो, आप जो कह लो, इसके बीच में आपका इंडियन नॉलेज मतलब हो गया प्रीवियस ज़माने में जो भी हमने सीखे, हमारे दादा से सीखे हम, या हमारे पापा से सीखे हम, जो भी सीखे हैं उसको हम अपने एजेंट या फिर अपने फार्मर्स या अपने सोसाइटी में उस नॉलेज को कंट्रीब्यूट करें, बताएं लोगों को कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो इंडियन नॉलेज ऑल अबाउट यही है, ठीक है। आते हैं फ्रेंड्स आपने फिफ्थ प्रिंसिपल पे, जो कि है आपका लर्निंग बाय डूइंग। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया, और मैंने इंटेलिजेंस नॉलेज के नीचे इसलिए रखा है क्योंकि जैसे आप ज्ञान बांटते हो, तो जो आप सीखे उसको करो भी तो फील्ड में। फिफ्थ प्रिंसिपल यही बताता है, लर्निंग बाय डूइंग, जैसे नाम है, जैसा नाम वैसा काम। लर्निंग बाय डूइंग, जो आप सीख रहे हो उसको एक्चुअली में अपने फील्ड में अप्लाई करो, ये प्रिंसिपल का मोटिव है, ये कहना चाह रहा है। ओके, आते हैं सिक्स प्रिंसिपल, वो है पार्टिसिपेशन। सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी नॉलेज को हासिल कर चुके, गेन कर चुके हो, तो उसको पार्टिसिपेट करो, उसको यूज करो। या आप ये समझ सकते हो कि कोई फार्मर अपने लैंड में कोई क्रॉप लगा रहा हो, आप फ्री बैठे हो, कोई काम नहीं है, निठल्ले हो, तो आप उस फार्मर का हेल्प कर सकते हो और साथ ही साथ कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन यही बताता है कि आप पार्टिसिपेट करो उस काम में जो आपको नहीं आता है, कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा, कुछ नया चीज करने मिलेगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन ये बताता है। सेवेंथ पे आते हैं फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच। तो फ्रेंड्स देखिए, डेमोक्रेटिक अप्रोच जो है आपका, उसमें यह बताता है फ्रेंड्स कि आपके जो भी डिस्कशन या सजेशंस हैं, ठीक है, वो आपको लेने चाहिए, करने चाहिए अपने सन से, अपने एजेंट से, अपने एक्सटेंशन एजुकेशन प्लानिंग मैनेजर से, जो भी हैं आपके, सलाह मशवरा। ये कहने का मतलब है कि डोमेस्टिक अप्रोच का मतलब है कि इसका ये एम है कि आप जो भी डिस्कशन या सजेशन है ना, वो करो, ठीक है, अपने जैसे मैंने बोला, एजेंट हो, आपके सन हो, आपके ग्रैंडफादर हो, आपके फादर हो, जो भी हो, सलाह मशवरा कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, साथ ही साथ क्या हमें सिखाता है ये, ठीक है। ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच यही बताता है। आठवें आते हैं फ्रेंड, प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली अप्रोच। फ्रेंड्स, होल फैमिली अप्रोच का मतलब ये है कि डेवलपिंग फैमिली एज अ होल इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। मतलब आप तो डेवलप हो रहे हो, साथ ही साथ आपको अपनी फैमिली को भी डेवलप करना है, और अगर आपका फैमिली डेवलप होगा तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो होल फैमिली अप्रोच का मतलब ये है कि आप जब भी डेवलप हो रहे हो, वो पैसे के मामले में हो, ट्रांसपोर्ट के मामले में हो, मार्केट के मामले में हो, आपके वैल्यू के मामले में हो, या आपके हैबिट्स के मामले में हो, अगर आप डेवलप कर रहे हो अपने फैमिली के साथ साथ, तो उसको होल फैमिली अप्रोच कहेंगे। ओके, आठवां प्रिंसिपल ये बताता है। नौवां प्रिंसिपल पर आता है फ्रेंड, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, जैसा नाम वैसा काम। देख, लीडरशिप फ्रेंड्स आपको बताता है कि कैसे आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में किसी भी चीज़ को लीड कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि देखिए, जो भी नेता होते हैं, अब हमारे प्रधानमंत्री हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश को लीड कर रहे हैं, हमारे देश को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, कुछ नए इनिशिएटिव्स लेके, या फिर कुछ नए टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करके, या फिर अलग अलग न्यू इकोनॉमिक को हमारे इंडिया में लाके कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है, हमारे देश को एक नए कल की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप टर्म आप अवगत हैं इससे, तो मैं इसको बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। आते हैं फ्रेंड्स आपके 10th पे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इवेल्यूएशन। ये टर्म इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। प्रिंसिपल ऑफ इवेल्यूशन मतलब होता है कि आपको इवेल्यूश करना, ठीक है, जो भी आपके
अभी के प्रिंसिपल, अभी के जो आपके लोकल नॉलेजेस हैं उसको इवेल्यूट करना, आपके एजेंट्स को बताना, ताकि उस प्लान से और अभी का जो टेक्नोलॉजीज है उससे मिला के कुछ नया इन्वेंट करे, कुछ इवेल्यूट कर सके, कुछ नया बना सके, नया प्लानिंग बना सके, ताकि आपका फ़ायदा हो। तो प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन ये बताता है। आते हैं आपके 11वें प्रिंसिपल पे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब देखिए, जैसे प्रोसेस था कि कोई भी काम करने से आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो काम को आप मत कीजिए। ये अपने रियल लाइफ में भी इसको अप्लाई कीजिएगा। अगर जो आप काम कर रहे हो वो आपका एजुकेशन हो, आपकी पढ़ाई हो, या फिर आपका काम हो, जो भी जॉब हो, अगर आप उससे मतलब इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो अंदर से, सैलरी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो मत करो वो काम। मैं सजेस्ट करूँगा, क्या होगा, सैलरी कम मिलेगी ना। अगर आपको इससे भी दिक्कत है तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप ये जॉब करो, लेकिन अपना पैशन को भी फॉलो करो। हो सकता है किसी का पैशन हो सकता है गिटार बजाना, किसी का पैशन हो सकता है रॉक रॉक कॉन्सर्ट करना, किसी अलग स्टेट या सिटी में जाके, किसी का पैशन हो सकता है डांसिंग करना, किसी का पैशन हो सकता है सिंगिंग करना। तो मतलब अपना पैशन को भी इक्वली सेटिस्फाई करो, ठीक है, ताकि आप लाइफ में सेटिस्फाई रहो और स्टेबल रहो। जब तक आप सेटिस्फाई रहो तभी तक आप बैलेंस और स्टेबल रहोगे, वरना इनबैलेंस रहता है बंदा। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये बताता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, फार्मिंग के मामले में जो भी आप काम कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो इंसान सेटिस्फाई नहीं है तो वो कोई काम ठीक तरह से नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ। आते हैं फ्रेंड्स 12 पे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज। सीधी सी बात है, आप जो भी यूज कर रहे हो, लोकल रिसोर्सेज का मतलब है कि जो भी फार्मर यूज करते हैं, वो आपका हल चलाना हो या फिर और भी इक्विपमेंट्स का यूज़ करके जो फार्मिंग करते हैं उसको लोकल रिसोर्सेज कहते हैं, ओके। और उसको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो प्रिंसिपल में यही है, प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज यूज़ करना, ये प्रिंसिपल यही बताता है। तो ऑल दो फ्रेंड्स, मैंने सारे प्रिंसिपल बता दिए हैं आपको। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये भी बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हमारे फोकस बैच का ज़रूर एक बार वीडियो चेकआउट कीजिए। हमने पूरा कंप्लीट करने का प्रयास किया है, बस कुछ सब्जेक्ट बच गए हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे इस मंथ के लास्ट तक। और आप अगर अपकमिंग बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि उससे रिगार्डिंग आपको सोल्यूशन मिले, ओके। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, सी डाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, सी डाटा बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर करना।